Hello, welcome all to the CPP session 3. I hope you are well and safe. Like session 1 and 2, we will be taking the doubts in the end, and if you have any doubt, you can just raise your hands and we will get back to you. We will be having a quiz at the end on Kahoot. The scores will be noted to find the best performer at the end of the series, and they will be provided with some certificates and perks. So before starting, I would like to ask, do you have any doubts in the topics taught in the previous session? If you don't have any doubt, then you can just raise your hand. Okay, so you can down your hands. Let's start with the session. Topics that will be covered will be decision making in C++, loops, jump statements, and switch case. Let's start with decision making in C++. हमारी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें काफ़ी डिसीजन लेने पड़ते हैं और उन डिसीजंस के बेसिस पे ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम आगे क्या करेंगे। और सेम टाइप की सिचुएशंस हमारी प्रोग्रामिंग में भी आती है जहाँ पे हमें थोड़े बहुत डिसीजन लेने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ता है। बताइए अभी तक क्या क्या बताया। अनम्यूट कौन है? सो लेट्स कंटिन्यू। तो फिर हमें उसे डिसीजन के बेस पे डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा कोड आगे एग्जीक्यूट होगा। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू या फिर कोई एक्स आता है तो फिर हमें उसके बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर एक्स आते तो वाई एग्जीक्यूट होना चाहिए और अगर एक्स नहीं आता तो जेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसके लिए हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो फिर जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स C++ में अवेलेबल हैं वो है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ, स्विच स्टेटमेंट्स एंड जंप स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट इन C++, तो इफ स्टेटमेंट जो है वो एक बहुत सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसमें हम जो भी इफ के अंदर जो कंडीशन होती है अगर वो ट्रू होती है तो हमारे जो अंदर वाली स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं। इसका सिंटैक्स भी ये है कि इफ कंडीशन और अंदर स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी अंदर वाली स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी और अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अगर हम इसको देखें कोड के फॉर्म में देखें हम, तो इफ स्टेटमेंट का कोड हमारे पास ऑलरेडी है। इसमें हमने क्या करा है, हमने एक वेरिएबल लिया है i इक्वल्स टू 6। अगर i जो है वो ग्रेटर देन 8 है तो फिर सी आउट ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी, नहीं तो हम इस इफ वाले पार्ट से बाहर निकल जाएंगे, जो उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो फिर अगर हम इसको रन करें हमारे पास आउटपुट आए कंडीशन इज नॉट ट्रू, क्योंकि इफ वाला पार्ट तो हमारे एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है क्योंकि जो i है वो उसकी वैल्यू 6 है और 6 इज नॉट ग्रेटर देन 8। तो फिर जो ये वाली स्टेटमेंट है ये वाली एग्जीक्यूट हुई नहीं है और उसके बाद वाली सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई। बट अगर हम i की वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम i की वैल्यू 9 रख देते हैं, 9 इज ग्रेटर देन 8 और अब जो है
आउटपुट आएगा i इज ग्रेटर देन 8। ये वाला जो एंड लाइन है लगा देते हैं। क्योंकि ये इफ वाला पार्ट जो है उसमें कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो इसलिए जो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो सारी एग्जीक्यूट हो गई है और उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो गए। i इज ग्रेटर देन 8 और कंडीशन इज नॉट ट्रू। अगर हम इसको हटा दें, अब रन करेंगे तो केवल इफ वाले स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि i जो कंडीशन हमने डाली है इफ के अंदर वो सही है, वो ट्रू है। इफ एल्स, तो इफ एल्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो फिर हम वो वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देंगे, बट अगर वो ट्रू नहीं होती तो हमारे पास तब भी एक चीज होनी चाहिए जो एग्जीक्यूट होएगी। तो उसके लिए हम इफ एल्स को यूज करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट अगर फॉल्स होगी तो तब हम क्या करेंगे, फॉल्स के टाइम पे हम एल्स वाले स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारी अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, बट अगर ये वाली ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होएगा। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, तो मतलब कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स दैट इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो हम इफ वाले पार्ट के अंदर जाएंगे, फिर हम अंदर एक और इफ की कंडीशन है, फिर हम वो वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। बट अगर हमारी कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो ये पूरा इफ जो है वो काम करेगा ही नहीं। हमारी कंडीशन 1 ट्रू होगी तब भी वो कंडीशन 2 पे जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट है इफ एल्स इफ लैडर। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूजर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। वो चूज कर सकता है कि उसको कौन से वाला ऑप्शन कौन से वाला ऑप्शन के बेसिस पे अपना आउटपुट चाहिए। टॉप टू बॉटम हम जाते हैं। पहले हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, फिर जो भी जितने भी कंडीशंस हमारे कोड में होते हैं वो सारी चेक होती हैं, और जो एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, जो एक कंडीशन ट्रू होती है, वो वाला आउटपुट हमें मिल जाता है। इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन, जो स्टेटमेंट है अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स इफ वाले पार्ट पे आएगा। वो कंडीशन सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, सेकंड कंडीशन अगर ट्रू है तो वो जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स है उनको रन करेगा। अगर वो भी फॉल्स हो जाती है और ऐसी सारी स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो जो सबसे एंड में एल्स वाला पार्ट होता है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो फिर अब हम इसको देखते हैं। हम इफ एल्स वाला पार्ट देखें पहले। इसमें हमने क्या करा कि हमने एक वेरिएबल ले लिया i, उसकी वैल्यू हमने 4 डाल दी। अगर i इज ग्रेटर देन 8, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, कंडीशन अगर ट्रू आती है तो फिर सी आउट ये वाली स्टेटमेंट हमारी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स वाले पार्ट पे जाएंगे, दैट इज सी आउट i इज नॉट ग्रेटर देन 8। अब हम इसको रन करते हैं। तो हमने इसको रन करा, हमारे पास आउटपुट आया i इज नॉट ग्रेटर देन 8। तो हमारा एल्स वाला पार्ट यहाँ पे रन हुआ है, क्योंकि हमारे पास i की वैल्यू जो थी वो 4 थी और 4 इज ग्रेटर देन 8 ऐसा नहीं होता है। तो हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, हमने ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करी, इंस्टेड एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती, अगर हम i की वैल्यू 4 की जगह हम 10 रख देते हैं,
10 इज ग्रेटर देन 8, तो जो हमारा इफ वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। I इज ग्रेटर देन 8, तो जो इफ वाले पार्ट के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब ऐसे ही हम नेस्टेड इफ का देखते हैं। Didi, I've got a doubt in the previous thing you did. I raised my hand. पूछूं? हाँ हाँ, तो मेरा ये डाउट है, वो आपने लास्ट वाले को एक बार अनकमेंट करिए। वो उसके अंदर अगर हम लोग इफ एल्स वाला पार्ट। यस बिल्कुल। हाँ इसमें मैं अगर I इक्वल टू 8 लिखता हूँ, नॉट डबल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, ठीक है? हाँ, यहाँ पर ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता ये है। हाँ हाँ मालूम है, तो ये I ग्रेटर देन 8 देगा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो आई में है, आई में हमने वैल्यू 8 असाइन कर दी। कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है ना कि हमारे पास आई की वैल्यू 8 आ रही है, हमारे पास पहले 10 थी। हमने इफ के अंदर कंडीशन हमने एक स्टेटमेंट ही डाल दी है कि आई की वैल्यू अब 8 हो गई है, तो इसमें ट्रू या फॉल्स हमें कुछ पता नहीं चलता। ओके, आई इक्वल टू 8 जो है वो एक स्टेटमेंट है, हमने आई को 8 वैल्यू असाइन कर दी है, so it results in true. Statements are always true. बट फिर जीरो वैल्यू असाइन करते हैं तो फिर फॉल्स हो जाती है। क्योंकि बूलियन जीरो जो है वो एक बूल नहीं, है। आई इक्वल टू जीरो आई गेस। I equals to 0. I equals to 0 पे ये हमारे पास एल्स वाले स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि जीरो, इसने जीरो को एक बूल फॉर्म में ले लिया है। बूल में जो जीरो होता है वो फॉल्स होता है और जो 1 होता है वो ट्रू होता है। तो एनी नंबर अदर देन 1 विल बी टेकन एज ट्रू, अदर देन 0 विल बी टेकन एज ट्रू। ओके ठीक, ओके थैंक यू। ठीक है। So now let's do nested if. नेस्टेड इफ में इफ इनसाइड अनदर इफ होता है, तो फिर हमने इसमें क्या करा, हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें i इक्वल्स टू 98 है। हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखी, उसके अंदर हमने कंडीशन डाल दी, इफ i इज लेस देन 15 देन सी आउट ये, इफ i इज लेस देन 12 देन सी आउट ये, एल्स ये। तो इसमें हमने क्या करा, जो पहले वाली इफ स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू होगी तभी वो अंदर जाएगा, अगर वो ट्रू नहीं होगी तो फिर वो इसको पूरे इस इफ वाले पार्ट से बाहर निकल जाएगा और जो लास्ट स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसमें हम इसको पहले रन करते हैं। इसमें हमारे पास कोई आउटपुट आया ही नहीं है, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि 98 इज नॉट लेस देन 15, तो फिर ये वाला पार्ट पूरे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सीधा लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 पे पहुंच जाएगा। बट अगर हम आई की वैल्यू चेंज करते हैं, आई को अगर हम 10 रखते हैं, अब हमारे पास ये आउटपुट आया है, i is less than 15 and i is less than 12 2, तो 10 is less than 15, तो ये वाली सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। इफ i is less than 12, 10 is less than 12, तो ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर यहाँ पे होता है i is less than, इसके जगह हम कर लेते हैं i is less than 7, अब हम इसको रन करते हैं तो हमें ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो वो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। नेस्टेड इफ मीन्स इफ इनसाइड अनदर इफ, हम इसके अंदर भी और इफ कंडीशंस डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं इफ एल्स इफ लैडर। इसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं,
हमारे पास लाइक आई की वैल्यू 20 है, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, आई लेस देन 10, आई लेस देन 12, आई लेस देन 23। तो फिर हम इसमें और भी और सारी बहुत सारी इसमें कंडीशंस डाल सकते हैं एल्स इफ करके, बट हमने 2 डाली। इसमें देखते हैं आई इज लेस देन 10, अगर आई लेस देन 10 होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर आई इज लेस देन 12 होगा तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूट, अगर आई इज लेस देन 23 होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें डाल आई इज लेस देन 23, ये वाला क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू जो थी वो 20 थी, 20 इज नॉट लेस देन 10, 20 इज नॉट लेस देन 12, 20 इज लेस देन 23, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। इफ एल्स में इतना ही होता है, ऑलमोस्ट सारे एक जैसे ही होते हैं, बस इसमें जो नंबर ऑफ कंडीशन शेयर होते हैं उसमें डिफर करते हैं ये। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स। लूप्स हम तब यूज करते हैं जब हमें एक ही स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। लाइक अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो तुम 10 टाइम्स तो इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, 10 टाइम्स सी आउट की स्टेटमेंट लिखकर। बट अगर मैं बोलूं तुम्हें हेलो वर्ल्ड को 1000 टाइम्स प्रिंट करना है, तो फिर तुम 1000 टाइम्स एक एक स्टेटमेंट को लिख नहीं सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे लूप को यूज करते हैं। लूप के थ्रू हम बहुत इजीली किसी भी स्टेटमेंट को कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स 2 टाइप के होते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल्ड में क्या होता है, जो टेस्ट कंडीशन होती है, जो भी हमारी कंडीशन हम डालते हैं वो पहले ही टेस्ट हो जाती है लूप के अंदर घुसने से पहले। बट एग्जिट कंट्रोल्ड में पहले सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है और एंड में जाके वो जो हमारी कंडीशन होती है वो चेक होती है। तो इसलिए एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है, सारी स्टेटमेंट्स एक बार तो एग्जीक्यूट होती ही होती है, मतलब हमें एक बार आउटपुट मिलता ही है। अब हम इसमें देखिए एंट्री कंट्रोल लूप्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर और वाइल। और एग्जिट कंट्रोल एक होता है डू वाइल। हमारे पास C++ में 3 लूप्स हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। फॉर लूप को हम पढ़ते हैं पहले। फॉर इज अ repetition control structure which allows us to write a loop that is executed a specific number of times. For loop का syntax होता है for initialization expression, text expression और update expression। तो पहले initialization में हम क्या रखते हैं कि हमारे पास जो भी loop का वेरिएबल होता है, लाइक कोई भी वेरिएबल है ABCD या कुछ भी I J K, तो हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं किसी भी वैल्यू से, i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1 या फिर a इक्वल्स टू 0। टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो भी हमारी कंडीशन होती है हम वो यहाँ पे लिखते हैं कि ये लूप तभी चलना चाहिए जब जो हमारा वेरिएबल है लूप का वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लाइक फॉर i इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमने i इक्वल्स टू 0 तो इनिशियलाइज कर दिया i को। टेस्ट एक्सप्रेशन अगर हम डाल दें i लेस देन 5, तो यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन ये है कि अगर i की वैल्यू 5 से कम है तब भी वो लूप एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। और अपडेट एक्सप्रेशन में क्या होगा, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो i प्लस प्लस में क्या है, जो i की वैल्यू 0 थी अब वो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। लूप एग्जीक्यूट होने के बाद i की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होएगा तो वो i इक्वल्स टू 1 वैल्यू लेके फिर एग्जीक्यूट होएगा। हम फॉर लूप को अगर हम रन करें
हमने एक वो एग्जांपल देखा था 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने वाला। अगर हम उसको लूप के थ्रू करते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 0, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, i लेस देन 10, ये होगी हमारी टेस्ट कंडीशन, और i प्लस प्लस ये हो गया हमारा अपडेट। हम यहाँ से अपडेट करेंगे, इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, सी आउट, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 10 टाइम्स। हम जो ये इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और अपडेट डालते हैं उसके बीच में सेमीकोलन आता है, इसका ध्यान रखना है। हम इसको रन करते हैं। हमने अच्छा एंड को इनिशियलाइज नहीं करा। अब हम इसमें देखेंगे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, तो ये 10 टाइम्स जो है ये लूप चला है और हमें 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके मिल गया है। सेम काम हम बाकी लूप्स के थ्रू भी कर सकते हैं। वाइल लूप के बारे में पढ़ते हैं। वाइल लूप में क्या होता है कि हमारे पास जो हमने फॉर लूप में देखा था, हमारे पास नंबर ऑफ जो आइट्रेशंस थे हमें पहले से ही पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कितनी बार वो लूप चलेगा, कितने आइट्रेशंस होंगी। बट हमें वाइल लूप में हमें पहले से ही नहीं पता होता कि कितनी आइट्रेशंस होंगी, हमें वो बाद में आके पता चलता है जब अपडेट एक्सप्रेशन आता है। दोनों का काम सेम है, लूप है, रिपीटेड स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है, बट इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि हम किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। उसमें इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन तीनों एक साथ आते हैं। इसमें उनकी पोजीशन में डिफरेंस है। पहले इनिशियलाइज करेंगे हम, फिर वाइल, हम वाइल के अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन डालते हैं, फिर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती है और उसके एंड में फिर हम अपडेट करते हैं। दिस इज द हाउ वाइल लूप वर्क्स। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हम पहले इनिशियलाइज करेंगे i इक्वल्स टू 0, फिर हमने करा वाइल i इज लेस देन 10, हमें अगर 10 टाइम्स प्रिंट करना है, फिर हम करेंगे, हमें हमारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं हम वो इसके अंदर डालेंगे। फिर हम यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन डालेंगे i प्लस प्लस, जो ये है ये इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे हमने टेस्ट करा है, टेस्ट कंडीशन है, और ये अपडेट। हम इसमें देखेंगे अगर ये भी वही फॉर लूप वाला ही काम करेगा, ये भी 10 टाइम्स ही हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके देगा। ये देखो 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट होके मिल गया। इसमें हमने क्या करा, हमने पहले i इक्वल्स टू 0 लिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया, हमने यहाँ पे टेस्ट कंडीशन डाल दी कि ये लूप तभी चलेगा जब i इज लेस देन 10, अगर i की वैल्यू 10 से कम होगी तभी जो इसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। फिर हमने क्या करा, हमने सी आउट हेलो वर्ल्ड, हमने जो भी हमें प्रिंट करवाना है, जो भी हमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने हैं वो करवाई। फिर उसके बाद हमने हमारी अपडेट एक्सप्रेशन लिख दिया i प्लस प्लस। अगर हम अपडेट में ऐसे भी कर सकते हैं i इक्वल्स टू i प्लस 2।
तो इसने 5 टाइम्स इसको प्रिंट करा, क्योंकि हमारा जो अपडेट एक्सप्रेशन था वो उसको 2 टाइम्स से अपडेट कर रहा है। अगर i इक्वल्स टू 0 है तो i प्लस 2, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर वो मतलब 10 टाइम्स ना प्रिंट करके अभी 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो इसी तरह हम जितने भी नंबर ऑफ वेज, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम चाहें, हम उतनी बार इसको प्रिंट करवा सकते हैं लूप के थ्रू, विदाउट एनी बल्क ऑफ कोड। नेक्स्ट है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो है वो एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। हमने 2 टाइप्स ऑफ लूप्स पढ़े थे अभी पहले। तो एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है कि जो कंडीशन होती है वो एकदम एंड में, जब लूप की पूरी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो तब जाके वो कंडीशन जो है वो तब चेक होती है। तो इन डू वाइल लूप्स जो लूप की एग्जीक्यूशन है वो टेस्ट कंडीशन के बेस पे ही होते हैं, बट वाइल और डू वाइल लूप में ये डिफरेंस होता है कि वाइल लूप में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने से पहले टेस्ट कंडीशन चेक होती है, जबकि डू वाइल लूप में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होती है। इसका सिंटैक्स है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, पहले जो हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हमने हर बार करा इंट i इक्वल्स टू 0, डू के अंदर फिर हम जो भी हमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी होती है वो आती हैं, फिर हम उसको अपडेट करते हैं, और फिर ये यहाँ पे हमें वाइल के अंदर हम कंडीशन डालते हैं। तो पहले ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, तो पहले ये सारी एग्जीक्यूट होंगी और फिर वो लास्ट में इस एक्सप्रेशन के पास आएगा और ये एक्सप्रेशन फिर एग्जीक्यूट होगी। इसका अगर हम कोड देखें तो हम पहले इनिशियलाइज करेंगे इंट i इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ये होगा इनिशियलाइजेशन। अब हमें क्या करना है, सिंटैक्स जो होता है इसका डू, डू के अंदर हम जो भी हमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी होती हैं, वो फिर उसके बाद हम डालते हैं अपडेट एक्सप्रेशन जो भी होता है, हम i प्लस प्लस कर रहे हैं, और फिर वाइल, और वाइल के अंदर हमारी जो भी कंडीशन होगी, वाइल हमने कंडीशन डाल दी i इज लेस देन 1। अब हम अगर इसको रन करेंगे तो इससे हमें आउटपुट दिया हेलो वर्ल्ड। इसने क्या करा, i इक्वल्स टू 2 डू सी आउट, उसने एक बार सी आउट कर दिया, i की वैल्यू अपडेट हो गई, i की वैल्यू 2 से अब 3 हो गई। अब ये वाइल पे आया, वाइल 3 इज लेस देन 1, 3 इज नॉट लेस देन 1, तो फिर वो वापस वो इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको केवल एक ही बार प्रिंट करना था, जो होता है वो तो हो गया, बट कंडीशन क्योंकि फॉल्स है तो उसने लूप को दोबारा नहीं करा। अगर हम इस कंडीशन को ट्रू कर दें, वाइल i की वैल्यू अगर हम चेंज करें, अब इसने क्या करा, इसने इस लूप को 4 टाइम्स रन करा है,
4 टाइम्स हमें हेलो वर्ल्ड जो है वो हमें प्रिंटेड मिल गया है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 6। फिर डू के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही, आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, मतलब आई की वैल्यू अब हो गई 7। 7 इज लेस देन 10, हाँ तो फिर ये वापस लूप पे जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी आई प्लस प्लस, 7 से 8 हो जाएगी, 8 से 9 हो जाएगी, और जब 10 पे आएगा तो 10 इज नॉट लेस देन 10, तो फिर ये वाला लूप जो है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और रिटर्न स्टेटमेंट पे आ जाएगा ये। तो ये लूप जो है वो 3 टाइम रन करा है। एक बार जो फर्स्ट टाइम हुआ है वो तो हमारी फर्स्ट टाइम तो होता ही है, बट इस कंडीशन के थ्रू ये लूप 3 बार रन हुआ है। ये 3 लूप जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली तो फॉर लूप और वाइल लूप ही यूज होता है, बट डू वाइल जब हमें कोई भी एक हमें ये चाहिए कि हमारे पास टेस्ट कंडीशन जो है वो हमें नहीं पता क्या है, बट हम चाहते हैं कि एक बार तो वो रन हो ही, तो तब हम उसको डू वाइल लूप के थ्रू रन करते हैं। किसको कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। यस दिशांत। तो मैम लाइक अगर हमारी एक बार कंडीशन फॉल्स होगी तब भी वो एक बार रन होगा? डू वाइल में? यस मैम। हाँ डू वाइल में वो रन होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, वो कंडीशन को एंड में आके चेक कर रहा है। वो पहले तो जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो तो लिखी हुई हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा ही, वो कंडीशन को एंड में चेक कर रहा है। अगर वो कंडीशन पहले चेक करता तो तब वो रन नहीं होता, बट डू वाइल में कंडीशन एंड में जाके चेक होती है। ओके मैम। किसी और को कोई और डाउट? ओके सो लेट्स कंटिन्यू। Hey everyone, my name is Naman. Today in this session, we will be discussing jump statements. So let's start. तो जंप स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले ना तुम्हें दो चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। एक तो है कंडीशन स्टेटमेंट्स और सेकंड इज लूप। तो तुमने अभी अभी इनके बारे में पढ़ा है तो तुम्हें इनके बारे में आइडिया तो हो ही गया है। बाकी जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और अच्छी तरह समझ आएगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ जंप स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। जंप स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, वो किसी भी लूप को टर्मिनेट करा सकते हैं या किसी भी फंक्शन को भी टर्मिनेट करा सकते हैं, या फिर एक पीस ऑफ कोड को हम दूसरे पीस ऑफ कोड की तरफ जंप करा सकते हैं, या फिर हम कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कोड है उसको स्किप कर सकते हैं जंप स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो एक बार क्लियर होगा जब मैं इनको अलग अलग तुम्हें डिफाइन करूंगा, बताऊंगा। तो 4 टाइप्स के जंप स्टेटमेंट्स होते हैं सी प्लस प्लस में। फर्स्ट है कंटिन्यू, सेकंड ब्रेक, थर्ड रिटर्न और फोर्थ है गो। तो हम पहले बात करते हैं कंटिन्यू की। तो इसको समझाने के लिए मैं एक कंडीशन दूंगा तुम्हें। तुमने अभी भी फॉर लूप पढ़ा है, तो मैं तुम्हें जैसे बोलता हूँ कि तुम्हें फॉर लूप चलाना है 1 to 10 का, जिसमें तुम्हें इंटीजर ही प्रिंट कराने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्रिंट कराने हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे ये इंटीजर प्रिंट कराने हैं, लेकिन इसमें ना बीच में 5 नहीं होना चाहिए। 5 को स्किप कर दो, मतलब 1 2 3 4 उसके बाद 6 7 8 9 10 ऐसे। तो जितना अभी तुमने लूप के हिसाब से पढ़ा है, तो तुम या दो ही तरीके यूज कर सकते हो इसके लिए। या पहला तरीका तुम यूज करोगे कि सी आउट से अलग अलग प्रिंट करा दो सभी को, 9 टाइम्स प्रिंट होगा, 5 स्किप हो जाएगा। नहीं तो दूसरा वे तुम्हारे पास ये है कि तुम दो लूप बना सकते हो। जैसे 1 to 4 के लिए एक एग्जीक्यूट कर दिया तुमने लूप, और एक 6 to 10 के लिए कर दिया, तो तुम्हारा 5 स्किप हो सकता है। लेकिन हम इस जंप स्टेटमेंट के थ्रू ना उसको एक ही लूप के अंदर कर सकते हैं, 5 को एक ही लूप में स्किप कर सकते हैं। वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। तो पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं और फ्लो चार्ट देखते हैं। सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है इसका। तुम्हें एक कंडीशन लगानी होगी, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी होगी। जैसे इफ i इक्वल टू 5, ठीक है, उसके नीचे तुम लिखोगे कंटिन्यू। तुम्हें थोड़ा सा फ्लो चार्ट से समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पे लूप यूज किया है, और लूप या कोई भी लूप लगा लो, जैसे मैं अभी फॉर लूप की बात कर रहा हूँ। तो पहले तुमने डिफाइन कर दिया है इनिशियल, तुमने एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया i, जिसमें i की वैल्यू 1 ले रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद तुमने टेक्स्ट एक्सप्रेशन भी यहाँ पर इसमें तुमने डिफाइन किया है। वो क्या है कि मेरा जो वैल्यू है वो मेरी 10 के इक्वल हो सकती है, 10 से स्मॉल हो सकती है, ठीक है। वो कंडीशन जब पास हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो उसके बाद वो नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने इफ कंडीशन लगा रखी है। हमने बोला इफ i इक्वल टू 5, देन उसको मूव कर दो कंटिन्यू की तरफ। अगर वो ट्रू होता है, i 5 के इक्वल होता है तो। अगर 5 के इक्वल नहीं होता i, तो उसको नीचे भेज दो
फॉल्स हो जाएगा वो। नीचे क्या है, नीचे मैंने सिंपली बोला हुआ है कि मेरे को आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, आई की वैल्यू अभी इंटीजर है जो, वो प्रिंट करा दो। तो सबसे पहले यहाँ पर आई वैल्यू 1 है तो 1 चला, यहाँ पर देखा आई 5 के इक्वल नहीं हो रहा है तो इक्वालिटी नहीं आ रही है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, हमारी इफ स्टेटमेंट जो थी हमारी फॉल्स हो गई। तो हमारे पास वो नीचे आ गया। नीचे यहाँ पर मैंने सिंपल बोला हुआ है कि प्रिंट आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, तो ये वापस शिफ्ट ऊपर आ गया, यहाँ पर इसका इंक्रीमेंट हुआ, ऐसे ही अब ये 2 बन गया। 2 5 को इक्वल नहीं है, वो भी दोबारा प्रिंट हो जाएगा और दोबारा से ऊपर चला जाएगा, ऐसे होता रहेगा। जब यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा, जैसे हमारे पास 5 नीचे आया इफ कंडीशन में, तो 5 इक्वल टू 5 हो गया, तो वो इफ कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब वो कंटिन्यू की तरफ मूव कर जाएगा, और जैसे ही वो कंटिन्यू की तरफ मूव करता है तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो एरो है, डायरेक्शन है एरो की, वो लूप की स्टार्टिंग में ही जा रहा है। तो जो नीचे वाला पार्ट था ना यहाँ पर, जहाँ पर हमने प्रिंट कराया था आई की वैल्यू को, वो इस बार हुई नहीं, वो पार्ट स्किप हो गया और सीधा ये ऊपर लूप की स्टार्टिंग में चला गया। और यहाँ पर इसने क्या किया, इंक्रीमेंट करके 6 बन गया। अब 6 से दोबारा ये वैसे ही सिंपल चलेगा, 5 इक्वल नहीं है, ये दोबारा प्रिंट होगा और दोबारा 7 बन जाएगा, ऐसे ही ये लूप 10 तक चलता रहेगा। ठीक है, इसको मैं तुम्हें कोड करके सिखाता हूँ, कोडिंग में समझाता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह समझाएगा। तो मैंने इसको पहले से यहाँ पे लिखा हुआ कोड को, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कोड बता देता हूँ क्या किया मैंने। ये मेरा मेन फंक्शन है, इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले प्रिंट कराया हुआ बिगनिंग सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर लूप चला रहा हूँ अपना। देखो मैंने लूप को 1 से स्टार्ट किया, जो इशिका ने पहले पढ़ाया था वो 0 से स्टार्ट था। ये स्टिल अभी भी 10 ही नंबर प्रिंट करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे तुम टेस्ट एक्सप्रेशन में देखते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। वहाँ पे इशिका ने जो पढ़ाया था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो स्मॉलर देन 10 था, इक्वल नहीं था, ठीक है। तो मैंने लूप पैरेंथेसिस के ऊपर लूप्स के अंदर स्टेटमेंट लिखी है, ब्लॉक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज किया हुआ है। मैंने बोला है इफ आई इज इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू। अगर सिर्फ ये 5 के लिए वैलिड होगा, क्योंकि इफ कंडीशन लगी हुई है यहाँ पर 5 के लिए सिर्फ। उसके नीचे मैंने यहाँ पर बोला है कि आई की वैल्यू को प्रिंट करा दो, ठीक है। यहाँ पे मेरा लूप क्लोज हो रहा है, और उसके नीचे यहाँ देख रहे हो तुम, लूप क्लोज होने के बाद मैंने एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराई हुई है एंड। उसके बाद मैंने रिटर्न 0 लगाया। इसका सिग्निफिकेंस मैं तुम्हें बताऊंगा, ये भी एक तरह का जंप स्टेटमेंट ही होता है, ठीक है। तो इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या रहा है। देखो यहाँ पर 4 के बाद 5 स्किप हो गया, क्योंकि उसने ये वाली जो कंटिन्यू के बाद ये वाली कंडीशन थी ना 5 के लिए, ये इसने रीड ही नहीं करी, ये दोबारा स्टार्ट यहाँ पर आ गया ऊपर, ठीक है। अब एक चीज और दिखाता हूँ मैं, अगर मैं ये वाली कंडीशन को मैं प्रिंट ये अपने सी आउट के नीचे लिख दूँ तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 5 प्रिंट हो रहा है, लेकिन तुम कहोगे यहाँ पर कंटिन्यू की कंडीशन तो लगी हुई है 5 पर, बट एक चीज देखो कि कंटिन्यू के नीचे कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखी नहीं है, तो ये कुछ स्किप करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका वही वैल्यू वैसे ही लास्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर 5 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये तो था कंटिन्यू। उसके बाद मैं तुम्हें आगे बताता हूँ ब्रेक, ठीक है। इसके बाद है ब्रेक। अब मैंने तुम्हें बोला था 5 स्किप करने के लिए 1 to 10 के लूप में, लेकिन अगर मैं बोलूँ तुम्हारा 1 to 10 का लूप है, लेकिन मेरे को सिर्फ 4 तक वैल्यू एग्जीक्यूट करानी है, 1 2 3 4, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ब्रेक का यूज करूंगा। अभी मैं बताता हूँ, इसका सिंपल सिंटैक्स है ब्रेक, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमने उसके लिए अपना कोड लिखा था। इधर सीधा 5 के लिए बात करते हैं। जब आई इक्वल टू 5 यहाँ पे हो जाता है, तो क्या इधर जो हमारी कंडीशन थी इफ कंडीशन वो ट्रू हो जाती है, तो ये ट्रू हो जाती है, तो ये इस साइड आया ब्रेक के पास। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि पहले जो हमने देखा था कंटिन्यू के लिए, उसका यहाँ पर एरो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का कोई एरो ही नहीं है, ये बिल्कुल बाहर आ गया, ये कहीं जा नहीं रहा लूप में वापस, ये लूप से टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इसका मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम वही है, बट हमें बस ये चेंज करना है, इधर देखा जाएगा, ओके। तो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, देखोगे अब। देखो अब मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ, इसने सी आउट बिगनिंग प्रिंट किया, जो हमने बिगनिंग प्रिंट कराया था एज इट इज। इसने 4 के अंदर सिर्फ ब्रेक किया है जब आई इक्वल टू 5 हो रहा था, मतलब इन्हें 1 2 3 4 प्रिंट कराया, लेकिन जब इफ आई इक्वल टू 5 हो गया हमारा, जो आई की वैल्यू 5 हो गई, तो इसने ब्रेक कर दिया ना, तो इसने 5 को प्रिंट कराया है और ना उसके आगे एग्जीक्यूट किया है कुछ, बस ये यहीं पे खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब ये लूप तक ही सीमित है, ये लूप में ही काम करेगा ब्रेक, इसके बाहर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमारा सी आउट करवाया था हमने एंड, ये अभी भी प्रिंट हो रहा है, तो ये सिर्फ लूप के अंदर ही अपना काम करेगा, इससे बाहर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है। इसके बाद आते हैं अगले वाले जंप स्टेटमेंट में, रिटर्न। और मैं तुम्हें बोला था रिटर्न
ये तुमने हर एक कोड में लिखा हुआ है, लास्ट में तुमने रिटर्न 0 लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली करता क्या है, ये एक तरह से थोड़ा बहुत सिमिलर है ब्रेक से, लेकिन ये ना फंक्शन के लेवल पर काम करता है। ये फंक्शन से कंट्रोल ले लेता है और फंक्शन को ही टर्मिनेट कर सकता है। तो मैं इसका सीधा तुम्हें कोड में दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तुमने ये यूज किया हुआ है, रिटर्न 0 किया हुआ है ना। तो इसने एक्चुअली क्या किया, इसने हर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और ये बिल्कुल एंड में लास्ट में यहाँ पर आ गया। तो अब हमारे फंक्शन को कैसे पता है कि उसे टर्मिनेट होना है, तो वो रिटर्न 0 बताएगा कि उसे यहाँ पर आके टर्मिनेट होना है, क्योंकि ऊपर से जो सारी स्टेटमेंट्स थी वो सारी एग्जीक्यूट हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न 0, यहाँ पर लिख देता हूँ अगर मैं रिटर्न 0 ये मेरे लूप में, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। तो एक चीज तुम नोटिस करोगे कि अब हमारा एंड प्रिंट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? ब्रेक में हमारा एंड प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब हम रिटर्न यूज करते हैं तो उसमें हमारा एंड प्रिंट नहीं हो रहा। लूप अभी भी 4 तक ही चल रहा है क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, लेकिन साथ में इसने फंक्शन को भी टर्मिनेट कर दिया। मतलब जो इतनी टर्म थी ना, यहाँ तक की स्टेटमेंट थी, ये इसने इग्नोर कर दिया इसको कंप्लीटली, और ये पूरे फंक्शन को ही टर्मिनेट कर चुका है। तो यहाँ पर 4 तक ही प्रिंट होगा, आगे एंड प्रिंट नहीं होगा। ओके, इसके बाद है गो टू। भानु कोई डाउट है? मैम मैं सर की आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच में, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो एक्चुअली रहा मेरा था, ना समझ नहीं आ इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है। नहीं, हमें तो सही आ रहा। रही ओके है। सर। अगर तुम्हें कोई डाउट हमारा है, होगा। कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा समझा देगा ये। हाँ, पूछ सकते हो। ओके ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करें। तो हमारा लास्ट जंप स्टेटमेंट है गो टू। गो टू का सिंपल सा काम है, ये हमारी एक पोर्शन ऑफ कोड से जंप करा देता है दूसरे पोर्शन पे। ठीक है, अब हम एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जंप कहाँ करना है? तो उसके लिए एक टर्म आती है लेबल। उसके लिए हम लेबल को डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं तुम्हें सिंटैक्स और इसका फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, क्लियर हो। तो पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने गो टू लिखा है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ लेबल। तो हमें इसको बोलना पड़ेगा लेबल का नेम क्या है, क्या इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, फिर कैरेक्टर कुछ भी। ठीक है, तो फिर ये सीधा लेबल को ढूंढेगा। लेबल जरूरी नहीं है कि गोटो के नीचे लिखा हो या गोटो के अंदर एक पैरेंथेसिस के अंदर हो, ये कहीं पे भी हो सकता है पूरे फंक्शन में। ये सीधा वहां जंप करा देगा। तो जैसे हम ये देखते हैं इसका फ्लो चार्ट, हमने ऐसे स्टार्ट किया है। लगा लो हमने लेवल 1 में सपोज करो मैंने कंडीशन लगा दी इफ i इक्वल टू 2 तो गो टू लेवल नंबर 3। जैसे ही i2 हुआ, इसने देखा कि लेवल 3 पे जाना है, तो इन्हें सीधा वहां जंप मार दिया लेवल 3 पे, और इसने 2 को देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया बिल्कुल। ठीक है, और उसके आगे जो भी तुम्हारी स्टेटमेंट्स होगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर स्टॉप कर दिया तो स्टॉप हो गया। तो एक सेकेंड, मैं इसको भी तुम्हें दिखा देता हूँ, इसका प्रोग्राम भी मैंने लिखा हुआ है। तो पहले प्रोग्राम समझा देता हूँ तुम्हें। ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है। हमने पहले एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन की हुई है, वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है n इक्वल टू 5। हमने पहले से बोल दिया n 5 के इक्वल है। तो हमने अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई हुई है। हमने क्या बोला है, अगर जो हमारा n है वो मल्टीपल है 2 का, तो हमारे लेवल 1 पे चले जाओ। ओके, एज गो टू लेवल 2। तो इधर हमने लेवल डिफाइन किया, यहाँ देखना इक्वलन लगाया हमने। अब हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाया, लेकिन हमने एक से ज्यादा लाइन में स्टेटमेंट दी हुई है, क्योंकि ये प्री डिफाइन होता है इसमें। जहाँ पर हम जैसे कोलन का यूज कर दिया ना, तो हमें पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नेक्स्ट जब तक हम दूसरा लेवल यहाँ लिखते नहीं है ना, तब तक वाली जो जितनी भी टर्म्स होगी वो लेवल 1 के अंदर ही काउंट होंगी। ठीक है, ऐसे ही लेवल 2 है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी हमने रिटर्न 0 यूज किया है, क्योंकि हमारा टर्मिनेट हमने यहीं पे कराना प्रोग्राम, हमें लेवल 2 को देखना ही नहीं है क्या है क्या नहीं। इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। सिंपल ओड लिखा गया, क्योंकि 5 जो है 2 का मल्टीपल है। एक बार 4 भी डाल के देख लेते हैं क्या होगा। अब सिंपल इवन लिखा गया। तो ये थे हमारे जंप स्टेटमेंट्स। ये हमारे जंप स्टेटमेंट्स थे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विचेस। तो स्विचेस समझाने के लिए ना, मैं तुम्हें सीधा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तुम्हें बोलता हूँ इफ एल्स कंडीशन यूज करनी है तुम्हें, और ये चीजें ये टर्म जो है तुम्हें प्रिंट करानी है। जैसे हेलो, बोला, हाय, नमस्ते, सैल्यूट एक टाइम पे। जैसे कि मैंने बोला इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू ए तो हेलो प्रिंट करा दो, या फिर एल्स इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू बी तो होलो प्रिंट करा दो। ऐसे सिमिलरली एल्स इफ
कैरेक्टर इक्वल टू सी तो हाई प्रिंट करा दो, ऐसे ही सारे प्रिंट कराने हैं। तो ना तुम्हें ना बार बार कंडीशन लगानी पड़ेगी हर उसमें इफ एल्स इफ करके, तो तुम्हारा कोड थोड़ा बल्कि हो जाएगा। ठीक है, वही चीज सेम चीज हमारा स्विच करता है, सेम चीज करता है, यही इसका काम होता है, लेकिन ये अलग से इसी काम के लिए डिफाइन किया हुआ हमने। ठीक है, ये हमारा सिलेक्टिव स्ट्रक्चर भी हम इसे बोलते हैं। सिंपल दिखाता हूँ तो मैं सिंटैक्स और इसका फ्लो चार्ट, इससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पे हमारा स्विच के अंदर एक्सप्रेशन डालना है, जैसे हमने वहां पर डालना होता था ना, इफ किसके इक्वल है, इफ क्या नाम है तुम्हारा कैरेक्टर इक्वल टू ए, तो हमने यहाँ पर बता दिया यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में कि क्या है, कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे इंटीजर भी हो सकता है यहाँ पे, तो हमने लेट अस सपोज इंटीजर लेंगे, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी एक्सप्रेशन के 2। तो पैरेंथेसिस के अंदर इसके अलग अलग केसेस हैं, ये थोड़ा बहुत तुम्हें लेवल से सिमिलर लगेगा क्योंकि इसमें भी हल्का सा वैसे ही काम है, कोलन लगा हुआ है इसमें भी तुम्हें हर केस का नाम देना होता है। एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो केस का नाम है ना वो इंटीग्रल होगा, वो तुम वेरिएबल नहीं रख सकते, या तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर रख सकते हो, फ्लोट नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये एक एक करके हर केस को देखेगा, गोटू में जंप कर रहा हो डायरेक्टली, लेकिन केसेस में वो हर केसेस को देखेगा। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया स्विच है और उसमें मेरे को जाना 3 पे, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, इंटीजर है 3, तो वो पहले केस पे जाएगा, उसने कंपेयर किया केस को, केस 1 3 नहीं है, ठीक है 1 नहीं है, तो वो हो गया फॉल्स कंडीशन, तो दोबारा नीचे आया, तो इधर इन्हें देखा ये फिर से 3 नहीं है, केस 2 ये फिर से नीचे आया, और ये केस 3 इक्वल है 3 के, इक्वलिटी आ गई, तो ये ट्रू हो गया, तो ये अंदर आ गया। अब इस ब्लॉक को स्टेटमेंट के अंदर आ गया। अब इसमें क्या है, तुम्हें अपनी मर्जी से जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराने या एग्जीक्यूट कराने तुम करा सकते हो। और लास्ट में यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है, तुमने ब्रेक अभी जब स्टेटमेंट में पढ़ा है, ये ब्रेक लगते ही ये पूरा स्विच जो है इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनेट कर देगा स्विच को। बट यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि तुम एक एक करके सारी कंडीशन को चेक कर रहे हो। अगर यहाँ पर तुम्हारा 3 पे कंडीशन मिल गई तब भी तुम 4 पे जाओगे, अगर यहाँ ब्रेक ना लिखा होगा तो तुम 4 के लिए भी चेक करोगे वो। ओके, इसलिए यहाँ पर स्विच यूज हुआ है, ब्रेक यूज हुआ है। और लास्ट में ये डिफॉल्ट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका ये सिग्निफिकेंस है कि अगर मैं यहाँ पर नंबर तुमने 1 2 3 ही रखे हैं, समझ लो ये n छोड़ो भी, और मैं तुम्हें बोलता हूँ इसकी वैल्यू है 5, तो वो तो केस 1 2 3 में नहीं आ रही ना, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू दिखाएगा। ये ऑप्शनल होता है, तुम्हारी मर्जी होती है तुमने डिफॉल्ट डिफाइन करना है कि नहीं करना। तो डिफॉल्ट के अंदर जो भी तुमने कोड अपना डाला होगा तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसका भी मैंने कोड लिखा हुआ है, ये दिखा देता हूँ। कोड लिखा हुआ है इसका। तो मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर डाटा टाइप डिफाइन किया है सेशन नाम से, उसका नेम उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी है डी। ठीक है, तो मैंने स्विच केस यहाँ पर यूज किया है, मैंने यहाँ पर वैल्यू पहले डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर सीधा मैंने डाला है कि सेशन है मेरा, स्विच सेशन है, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर अलग अलग केसेस डाले हुए हैं मैंने, अलग अलग लिस्ट ऑफ केसेस है जिसकी वैल्यू 1 2 ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो ए पे अगर ए पे आ रहा है तो मेरा सिंपल हेलो प्रिंट कर देगा वो, और फिर ब्रेक हो जाएगा, इस लूप से इस पूरे स्विच से बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और बाद में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अब हमने यहाँ पर डाला हुआ है डी, तो इसको भी मैं प्रिंट करके दे देता हूँ। डी पे आ गया नमस्ते। ठीक है, यहाँ पर मैंने नमस्ते प्रिंट कराया था। अब ये केसेस देख रहे हो तुम, ए बी सी डी ई तक है। अब मैं यहाँ पर एफ डाल दूँ तो क्या होगा, देखो इनवैलिड लिखा आ गया, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो थी मेरी वो इनवैलिड उसमें प्रिंट करवाया था। अब मैं यहाँ पर वाई भी डालता हूँ, ठीक है, तब भी इनवैलिड ही आएगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट मैंने बाकियों के लिए सेट की हुई है जो कि इससे बिलोंग नहीं कर रहे, ए बी सी डी ई से बिलोंग नहीं कर रहे उनके लिए। ठीक है, ये मेरा स्विच था, स्विच केसेस था। कोई डाउट है इनमें दोनों टॉपिक में तो पूछ लो। Sir, can you explain return statement again? रिटर्न स्टेटमेंट जस्ट तुम्हें ब्रेक स्टेटमेंट का थोड़ा आइडिया मिल गया है ना, ब्रेक क्या करता है? Yes, sir, I know. वो ब्रेक बेसिकली क्या करता है, वो एक लूप के एक पोर्शन में काम करता है, लेकिन जो रिटर्न है ना वो तुम्हारा पूरे फंक्शन को ही टर्मिनेट करा सकता है। एक सेकंड में तुम कोड नहीं करता, मतलब लाइक जैसे जो ब्रेक होगा वो हमारा जैसे इफ कंडीशन में ही काम करेगा, मतलब जैसे इफ ब्लॉक में हमने दिया है। जैसे ब्रेक है तुम्हारा वो स्विचेस में भी लगाया तुमने यहाँ पर, मतलब वो एक पोर्शन के लिए काम करेगा। जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट है ना स्विच का, ये इसके अंदर ही काम करेगा, इसको उसके बाहर लेना देना नहीं है कि स्विच के बाहर क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ से बताया था,
यहाँ पर जैसे तुमने यहाँ पर लगाया है ब्रेक, ठीक है, तो मैं क्लियर करता हूँ। इसका आउटपुट क्या करते हैं, देख इसने ना क्या किया, इसने सिर्फ लूप को टर्मिनेट किया है। इसने ना यहाँ पर मैंने लूप से पहले बिगिनिंग प्रिंट कराया तो बिगिन अभी भी प्रिंट है, और लूप के बाद मैंने एंड प्रिंट कराया था वो अभी भी प्रिंट है। इसने उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की, इसने सिर्फ लूप के साथ छेड़छाड़ किया जहाँ मैंने लूप के लिए इसको लूप के अंदर डिफाइन किया था ब्रेक को, ठीक है। लेकिन जो मेरा रिटर्न अगर मैं लगता हूँ, टीजर के लिए 0 लिखना पड़ेगा, पहले पिछले सेशन में बताया था, तो अब वो एंड को भी प्रिंट नहीं करा रहा, क्योंकि जहां पर उसकी सिचुएशन कंडीशन मेट हो गई ना, वो पूरे ये मेन फंक्शन है ना, उसको ही टर्मिनेट करा देगा। वो इतना जो कोड मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो उसको देखेगा ही नहीं, वो सीधा टर्मिनेट करा देगा। आ रहा समझ? हाँ यस सर। ठीक है, और किसी को एंड डाउट? सर एक और डाउट था, वो क्या? जब हमने लेबल वगैरह यूज करे गोटू में, तो मतलब वो लेबल अगर हम गोटू मतलब यूज नहीं करते, लेवल 1 हमने लेकिन डिफाइन कर दिया, लेवल लेकिन 1 वो फिर लेवल 2, उसका फायदा क्या होगा? वो गोटू के साथ ही चलेगा ना लेबल, जैसे स्विच के साथ केस चलेगा, तो ठीक है। मतलब तो इट इज वर्किंग लाइक अ फंक्शन, मतलब हम कॉल कर रहे तभी आ रहा है, तभी यूज होएगा। एक सेकेंड बताता हूँ। यार तुम ना जैसे कि तुमने यहाँ पर यूज किया है स्विच केस, तो अगर तुम स्विच यूज करोगे उसी के अंदर केस डिफाइन करोगे, ठीक है। ऐसे ही लेबल है, अगर तुम गो टू डिफाइन करोगे तभी लेवल को डिफाइन करोगे, नहीं तो फिर ये क्या नाम है, कोलन का मतलब नहीं रहेगा, ओके। ठीक है ना। क्योंकि तुमने इसको डिफाइन इस तरह से किया कि गो टू के साथ काम करेगा, कि ये मतलब एक तरह से लेबल प्री डिफाइन है तुम्हारा, जैसे सी आउट प्री डिफाइन होता है वैसे ही, ठीक है। यस। और किसी को डाउट है? सो अब क्विज ले लेते हैं, तुम्हारी क्विज का टाइम हो गया, छिपा लेगी। किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो फिर अपने सिस्टम्स में कहूट ओपन कर लो। गेम पिन अभी मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। गेम पिन अभी स्क्रीन पे विजिबल होगी। गेम पिन ये है, अपने फुल नेम के साथ एंटर करना।
80 एक और रह गया। कोई और ज्वाइन कर रहा है क्या? अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो हैंड रेज कर दो। Okay, so let's start. First question is, if you have to make decision based on multiple choices, which of the following is best suited? Multiple choices. If else if. Next question. What is the output? Bye. देखना किनका सही है। Akshay is at the top. Arihant Jain is the highest climber. Nice. Again, output question. Switch case. Nice. Anubhav Gupta is at the top. Highest answer streak is of Akshay Mishra. Next question. Which of the following is not a jump statement? Is not a jump statement. Switch. Rest all are jump statements. Akshay is at the top. Ritik is the highest climber. The destination for go-to label is identified by what label? Nice. Let's see. Bhanu is the highest climber. Next question is, the switch statement is also called as selective structure. Ibrahim Akhtar just hit answer streak 4.
Next question is, which jump statement takes control out of the function itself? Continue, return, break, go to. Return. Akshay Mishra is at the top and Shivam Singh has streak with 7 correct answers. Nice. Next question is, which is used to terminate the whole loop if the condition is met? Break. Anubhav Gupta has a streak with 8 correct answers in a row. Akshay Mishra is at the top. Next question is, which is the output of the following code? Let's see who has got it correct. Anubhav Gupta is at the top. Highest answer streak of 9. Next question is, in which loop the loop body will execute at least once irrespective of test condition? डू वाइल लूप में एंड में कंडीशन चेक होते तो एक बार लूप एग्जीक्यूट होता ही है. Akshay is at the top again. Divya is making a comeback with 3 in a row. Next question is, which of the following is entry controlled loop? For and while. Shivam Singh is making a comeback with 3 in a row and Akshay Mishra is at the top. Last question, what is the output of the following code? Almost everyone has got it right. Let's see who is the winner. Third is Anubhav Gupta, 11 correct. Second is Chaitanya. And first is Akshay Mishra. Runner-ups are Shivam and Anurag. I hope you enjoyed today's session.